मंजू मिश्रा जी ने पूछा है। वह पूछती हैं कि समाज, राजनीति, खेल, शिक्षा, अध्यात्म आदि सभी क्षेत्रों में नारी को क्यों दबाया गया है? स्मृति जी, आप भी नारी हैं, पूछने वाली मंजू मिश्रा भी नारी हैं। चलिए इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐतिहासिक रूप से इस विकास क्रम में क्या क्या घटनाएं घटी, थोड़ा सा उस पर मैं आपको प्रकाश डालूंगा तो एकदम से ख्याल आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। स्त्रियां प्राचीन जमाने में समझो 15 साल 16 साल की उम्र से लेकर 45 साल तक की उम्र, 30 वर्ष में कम से कम 15 बार प्रेग्नेंट होती थी। हर 2 साल में भी एक प्रेगनेंसी हो गई तो इसमें 2-4 अबॉर्शन हो जाएंगे। लगातार करीब करीब बीमारी की हालत में रहना होगा, सदा एनीमिया रहेगा मासिक धर्म की वजह से। तो पुरुषों की तुलना में हमेशा वो कमजोर रहीं, लाचार रहीं। और आदिवासी युग में भोजन के लिए बहुत श्रम करना पड़ता था। एक हिरण दौड़ रहा है, अब उसका शिकार करना है। अब हिरण से तेज दौड़ सको तो ही हिरण पकड़ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऊंचे वृक्ष पे चढ़ना है, फल लगे हुए हैं, एक प्रेग्नेंट स्त्री नहीं चढ़ सकती, हिरण के पीछे वो नहीं दौड़ सकती। तो इन सब चीजों में उसको पुरुषों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। इसलिए पुरुष ज्यादा शक्तिशाली हो गए। वो भाग दौड़ कर सकते थे, वो शिकार कर सकते थे, वो वृक्षों पर चढ़ सकते थे, लूटपाट कर सकते थे, दूसरे कबीले में जाके चोरी डांका कर सकते थे। पुराना जीवन व्यवस्था इसी प्रकार की थी। और फिर जब राजा महाराजाओं का जमाना आ गया, फिर लड़ाई झगड़े, फिर सैनिक, फिर जो तलवार चला सकते हैं, तीर चला सकते हैं, भाला घोंप सकते हैं। धीरे धीरे वो जो मस्कुलर पावर जिसके पास था वो हावी होता चला गया। क्षत्रियों ने, राजपूतों ने, समुराइयों ने सारी दुनिया पे कब्जा जमा लिया, क्योंकि उनके पास ताकत थी। जो कमजोर थे, जिनके पास इतना मस्कुलर पावर नहीं था, उनको दबना पड़ा, गुलाम बनना पड़ा, दास की तरह बिकना पड़ा, पुरुषों को भी। और महिलाएं तो चूंकि इस क्षेत्र में बिल्कुल ही पीछे हो गईं, उनके पास वैसा मस्कुलर पावर नहीं, प्रकृति ने वैसी मसल्स उनको दी नहीं। वो नाजुक हैं, कोमल हैं, उनके पास कोमल भावनाएं हैं, उनको बच्चों का लालन पालन करना है। वो कठोर कैसे हो सकती हैं? उनके भीतर ममता है, वात्सल्य है, करुणा है। वो हिंसक नहीं हो सकती, वो तलवारें नहीं चला सकती। प्रकृति ने उनको एक बिल्कुल दूसरे उद्देश्य से जीवन दिया है। तो महिलाएं चूंकि कोमल हैं, नाजुक हैं, प्रेमपूर्ण हैं, ममतामयी हैं, उन्हें बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को जन्म देना है। और देखभाल करने में कितनी शक्ति लगती है आप सब जानते हैं। 4-6 बच्चों को बड़ा करना, पूरी जिंदगी डिवोटेड हो जाएगी। तो ऐसा हुआ ऐतिहासिक रूप से विकास क्रम के इस दौर में कि पुरुषों ने भोजन लाना, आजीविका कमाना, उसको अपना लिया, और स्त्रियों ने घर संभालना, बच्चों का लालन पालन करना, भोजन पकाना, ये वाला काम संभाल लिया। चूंकि पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा बलशाली थे और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे और होते चले गए। फिर पुरुषों का अहंकार, वो अपने से ज्यादा मजबूत, अपने से ज्यादा ऊंची, अपने से ज्यादा बड़ी उम्र की, अपने से ज्यादा अनुभवी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। उनका घमंड, उनका अभिमान। तो जो मजबूत स्त्रियां थीं, शक्तिशाली थीं, वो धीरे धीरे एक प्रकार से छूटती चली गईं। उनसे कोई विवाह तक करने को राजी नहीं। जो नाजुक हैं, कोमल हैं, वो जब बच्चे पैदा करेंगी तो नेचुरली उनकी लड़कियां फिर और नाजुक और कमजोर होंगी। तो लाखों करोड़ों साल की इस
प्रक्रिया में धीरे धीरे लड़कियां कमजोर और कमजोर और कमजोर होती चली गईं। पुरुष बलशाली और बलशाली और बलशाली होते चले गए। निश्चित रूप से उन्होंने स्त्रियों को खूब दबाया, हजारों साल दबाया। हाँ, कुछ अपवाद हैं, कुछ थोड़े बहुत समाज कहीं कहीं पर हैं, हमारे देश में भी हैं, पूर्वी प्रदेशों में कहीं कहीं पर, जहां मातृ प्रधान समाज है, स्त्रियों को ही सारे अधिकार हैं, वहां की स्त्रियां बड़ी मजबूत हैं, बलशाली हैं। मुझे याद है बचपन में पाकिस्तान तरफ से, बलूचिस्तान से लोग आते थे सामान बेचने के लिए। वो बलूची महिलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत दबंग, क्योंकि वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, खाना बदोश हैं। वो स्त्रियां कमजोर नाजुक नहीं हो सकती, तो जिंदगी नहीं रह पाएंगी, सरवाइव नहीं कर सकती। तो एक खास ढंग की जीवन शैली उन्होंने अपनाई, हमेशा खाना बदोश, यहां से वहां आ रही हैं, जा रही हैं, सब काम उन्हीं को करना है। वो धीरे 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 मजबूत हो गई, बलशाली हो गई, पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तो कुछ पूर्वी प्रदेशों में कानूनी रूप से पुरुष को अधिकार ही नहीं है संपत्ति के मालिक होने का, सारी संपत्ति स्त्री की होती है, और स्त्री के मरने पर उसकी सारी संपत्ति उसकी बेटी को मिलती है, बेटे को कुछ भी नहीं मिलता। जैसे सारे देश में लड़की की शादी होती है तो शादी होकर वो ससुराल जाती है, पूरब के कुछ समाजों में लड़के की शादी जब होती है तो लड़का अपने ससुराल में जाकर रहता है, और बड़े कठोर नियम है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। वो आए, खेतों में काम धाम करे, घर की साफ सफाई करे, खाना पकाए, ये करे, लकड़ी काटे, वो करे। 2 साल उसकी सास उसकी परीक्षा लेगी। अगर 2 साल के बाद सास ने ओके कर दिया कि पास, तो फिर वह दामाद के रूप में स्वीकार हो गया, वरना रिजेक्टेड, वापस जाओ। फिर किसी दूसरे लड़के को ले आएंगे 2-2 साल के लिए। वहां महिलाओं का आधिपत्य है। तो ये अपवाद स्वरूप है, 95% दुनिया में पुरुषों ने स्त्रियों को दबाया, लेकिन इसका उल्टा भी हुआ है, करीब करीब 5% सोसाइटीज में महिलाओं ने पुरुषों को दबाया। मैं आपका ध्यान एक दूसरी दिशा की तरफ लाना चाहता हूं। क्या यह नहीं हो सकता कि नर नारी सहयात्री हो जाएं, हमसफर हो जाएं, मैत्रीपूर्ण हो जाएं? कोई किसी को क्यों दबाए, कोई किसी को क्यों सताए? क्या दोनों ही स्वतंत्र नहीं हो सकते? निश्चित रूप से हो सकते हैं, और जिस दिन ऐसा होगा वह महासौभाग्य की घड़ी होगी। अभी पश्चिम में धीरे धीरे स्त्रियां बगावती हो गईं, क्रांतिकारी आंदोलन खड़े कर दिए, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट। लेकिन उसमें लिबरेशन तो नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ कि वो पुरुषों की नकल करने लगी। पुरुष सिगरेट पीते थे, वो भी सिगरेट पीने लगी। पुरुष शराब पीते हैं, वो भी पीने लगी। पुरुष जैसे कपड़े पहनते हैं, वो भी पहनने लगी। पुरुष जैसे खेल खेलते हैं, वो भी खेलने लगी। नंबर 2 की पुरुष होकर रह गई। वो जो स्त्रीत्व होना चाहिए था वो धीरे धीरे गायब हो गया। जब पुरुषों वाले खेल खेलेंगी, हॉकी और क्रिकेट और ओलंपिक में दौड़ लगाने जाएंगी, फिर वो भी वैसी बलशाली शक्तिशाली हो जाएंगी। पर याद रखना, पुरुष से आगे फिर निकलना कठिन है, क्योंकि पुरुष को प्रकृति प्रदत्त गुण है, महिलाओं ने कल्टीवेट किए हैं। तुम हमेशा नंबर 2 पे ही रहोगे, पीछे ही रहोगे। पर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। समकक्ष होने का मतलब स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी भिन्नता का सम्मान करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने प्रकृति प्रदत्त गुणों का विकास करना, अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर होने का अवसर जुटाना। यह हुआ स्वतंत्रता का मतलब। पुरुषों की नकल नहीं, पुरुषों से प्रतियोगिता नहीं। तुम्हारे अपने प्राकृतिक गुण हैं, तुम उनको विकसित करो, तब जाके एक सुंदर मानवीय संस्कृति डेवलप हो पाएगी। अभी तक यह नहीं हो पाई। बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा था कि सभ्यता के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बड़ा व्यंग
कटाक्ष से भरा उसने जवाब दिया। उसने कहा कि सभ्यता निश्चित रूप से बहुत अच्छा ख्याल है, देखो कब आती है। अभी तक तो नहीं आई। अभी तक तुम बिल्कुल ही असभ्य और असंस्कृत जंगली बर्बर ढंग से जीते रहे हैं। कोई किसी पर कब्जा जमा के बैठा है, कोई किसी का मालिक बन के बैठा है। स्त्री को धन कहा जाता है, पुराने हमारे सारे शास्त्रों में स्त्री धन शब्द उपयोग में आता है। किसी राजा के पास कितनी रानियां हैं, इससे उसके शक्ति का और संपत्ति का पता चलता है कि वो इतनी स्त्रियों को अफोर्ड कर सकता है। तो बैंक बैलेंस जैसा हो गया, कितनी औरतें तुम्हारे पास हैं। चीन में स्त्री की आत्मा होती है, इसको इनकार किया गया हजारों साल से। स्त्री में आत्मा होती नहीं, इसलिए किसी स्त्री का कोई मर्डर कर दे तो उसके ऊपर हत्या का केस नहीं चलता। किसी ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया, इसकी मर्जी। ये तो ऐसे ही हुआ, जा आपने कुर्सी खरीद के लाए थे, आप कुर्सी का इस्तेमाल करते थे, फिर आपको पसंद नहीं आया, आपने कुर्सी तोड़ दी, आग लगा दी कुर्सी में। ये कोई मर्डर थोड़ी हुआ। इस ढंग से स्त्री को व्यवहार किया गया है हजारों साल से। अभी कुछ ही दशक पहले ये कानून चेंज हुआ है चीन में। भारत में कन्यादान शब्द का उपयोग करते हैं बड़ी शान से। ये पहले पिता की संपत्ति थी पुत्री, अब उसने अपने दामाद को दान दे दी, डोनेशन कर दिया। कितना अपमानजनक शब्द है। वो कन्या कोई वस्तु है? सदियों सदियों से ऐसा होता चला आया है। धीरे 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 हमने स्वीकार कर लिया है कि ये नॉर्मल है। नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल एबनॉर्मल है। निश्चित रूप से स्त्री पुरुष में कोई भी किसी पर हावी ना हो, सभी स्वतंत्र हो। मैं आपको इस बारे में एक और बात बताना चाहूंगा मंजू मिश्रा जी। मां मोक्ष संगीता सोमवार से शुरू करने वाली हैं 6 दिन का एक सुंदर कार्यक्रम। आपने जो सवाल पूछा है इसका भी प्रैक्टिकल आंसर उसमें मिल जाएगा। स्त्रियों को क्या करना चाहिए, एक दिशा निर्देश भी हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा मां मोक्ष संगीता से, आने वाले कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ी सी सूचना दीजिए। साईं जी और माँ, पहले आपको नमन। सभी मित्रों को नमस्कार। हमारा जो ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इसका नाम है सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड। 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रोज एक सत्र होगा 90 मिनट का। इस सेशन में हम क्या, इस प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। भगवत गीता में 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्रियों में अगर मुझे खोजना है तो आपको कहाँ झलक मिल सकती है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना कि पुरुष और महिलाएं भिन्न हैं, लेकिन भिन्न से इसका अर्थ ये नहीं है कोई ऊंचा है कोई नीचा है। दोनों अपने अपने रूप में यूनिक है। माना पुरुष के पास मस्क्यूलर पावर है, कुछ स्ट्रेंथ है, उसी तरीके से ओशो इस सूत्र को समझाते हुए कहते हैं कि ये गुण स्त्रियों की पोटेंशियल प्रकृति प्रदत्त गुण हैं और यही क्लोजेस्ट डोर है, यही द्वार बन सकते हैं हमारे लिए परमात्मा की तरफ, अपने भीतर दिव्यता को जानने के लिए। तो इस 1.5 घंटे के प्रत्येक सत्र में हम ओशो वाणी को सुनेंगे जिसमें इन गुणों के संबंध में ओशो समझाते हैं। ओशो ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया है जो हमारे लिए अवरोध बन गया है, और कहाँ कहाँ हमें बदलाव लाना चाहिए। तो ये 6 दिन का प्रोग्राम हमारे लिए एक कोशिश है, एक प्रयास है कि जो भी स्त्री जो भी रोल निभा रही है अपने जीवन में, चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो एक बेटी है, बहन है, बीवी है, किसी कार्यभूमि में कोई भी रोल कर रही हो, हम अपना ही एक और बेटर वर्जन बन पाए, हम और ज्यादा प्रेमपूर्ण हो पाए, ज्यादा सृजनात्मक हो पाए, ज्यादा क्षमाशील हो पाए और ज्यादा धैर्यवान हो पाए।
जो जो गुण हमें प्रकृति ने दिए हैं उनका हम सही रूप में विकास कर पाएं और अपने जीवन को ज्यादा सुफल बना पाएं। पुरुषों से compete करके हमें वो तृप्ति नहीं मिलेगी, वो इन गुणों के विकास से मिल सकती है। जब हम फिजिकल लेवल पे ही देखें, अगर एक महिला जब मदर बनती है, उसके चेहरे पे एक ग्लो आता है। ये तो सिर्फ एक बायोलॉजिकल मदर हुई। ओशो इशारा करते हैं हमारे भीतर मातृत्व का जन्म हो, कि हम सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि हर किसी के प्रति उस मातृत्व से भरें, उस प्रेम से भर जाएं। तो ये प्रोग्राम एक कोशिश है कि वो बीज हमारे भीतर डलें। 6 दिन में, माना हम सारे जगत की माँ एक दिन में नहीं बन सकते, लेकिन एक कोशिश, एक रास्ता, एक दिशा जरूर हमारे लिए मिल जाएगी। तो आप सबको निवेदन भी करना चाहूंगी और निमंत्रण भी देना चाहूंगी। हमने टाइम कोशिश की है ये रखने की दोपहर में 3:30 से 5 बजे, ताकि बहुत सी महिलाएं जो घर के कार्य के वजह से अभी तक प्रोग्राम नहीं भी कर पा रही हैं, वो भी ज्वाइन कर पाएं। तो आप सबका स्वागत है। सेलिब्रेशन और मेडिटेशन ग्रुप में इंक्वायरी के लिए इनके नंबर्स और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मोक्षा, मैं निवेदन करूंगा ये नंबर्स जो हैं आप मेरी फेसबुक पर भी पोस्ट कर दीजिएगा ताकि लोग वहां से भी संपर्क कर सकें। जी स्वामी जी।